क्या आपको पता है हम लोग दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। दो अलग अलग दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम लोग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, वर्चुअल वाली वर्ल्ड, जो बहुत ही थ्योरेटिकल होता है, उसका प्रैक्टिकल से कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। आइडियलिज्म की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। 100 स्मार्ट सिटीज़, है ना, अच्छे दिन, एंड ऑल ओके। एक ऐसा अलग सा दुनिया है, रियल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग एक्चुअली रहते हैं और जीते हैं। तो दो अलग अलग दुनिया होती है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो जो फैंटेसी वाली वर्ल्ड में जा कर के सब कुछ भूल जाते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी। लेकिन ऐसा नहीं होता। दो अलग अलग दुनिया की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक आता है अप्रोच थ्योरेटिकल, एक आता है अप्रोच प्रैक्टिकल। एक वर्ल्ड होता है वर्चुअल वर्ल्ड, एक वर्ल्ड होता है आपका रियल वर्ल्ड। मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, तो एनालिटिक्स मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, हायर एजुकेशन में जब भी आप कोई चीज़ों को पढ़ते हो, तो हम लोग कोई भी चीज़ अगर सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा क्या रहता है, पहला प्राइम रहता है अजम्पशंस। हम लोग एज्यूम करते हैं चीज़ों को कि अच्छा ये कंडीशन है, ये सारे कंडीशंस हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो वो अजम्पशंस पे चीज़ें बनती हैं। जितने भी आपकी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस वगैरह हैं, जो अगर डिज़ाइन इंजीनियर होंगे वो जानते होंगे बेहतर कि हम लोग एज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करते हैं। पूरा जो इंजीनियरिंग है वो आपका अजम्पशन पे बेस्ड है। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, साइंटिफिक मतलब वर्ल्ड में जब भी आप जाते हो, तो सबसे पहला जो लेयर ऑफ एनालिसिस होता है वो प्योरली थ्योरेटिकल होता है। फिर धीरे धीरे हम लोग उसमें कुछ फैक्टर्स वगैरह ऐड करते करते और रियलिज्म की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ ऐसा ही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग जब डील करते थे तो उसमें क्या होता था, एक फंक्शन होता था और उसमें एक वेरिएबल होता था। मतलब कोई फंक्शन है, उसमें एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल का फंक्शन, उसको जब आप डेरिवेटिव करते हो, उसकी जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो, तब क्या बनता है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डेरिवेटिव सबसे पहले अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, कौन किसके रेस्पेक्ट में कितना बदल रहा है। पूरा कैलकुलस जो है इसी के बेस्ड है, जानते हैं आप। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दोनों में ही आप क्या फाइंड करते हो, डेरिवेटिव फाइंड करते हो। तो डेरिवेटिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कोई फंक्शन है आपके पास। जस्ट कंसिडर एनी फंक्शन। कोई फंक्शन है और ये फंक्शन सपोज सम फंक्शन ऑफ एक्स है। कैसे लिखेंगे हम, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तब ये फंक्शन कौन फंक्शन है, ये वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब मुझे पता करना है कि इस फंक्शन में कितना चेंजेस हो रहा है। तो जब भी मुझे फंक्शन में चेंज पता करना होता है तो किसी के रेस्पेक्ट में निकालना होता है। तो जब भी आप कोई चेंज निकालते हो किसी के रेस्पेक्ट में, तो सुन लो, मानो कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने कंसिडर किया ये वाला पॉइंट, दूसरा इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने कंसिडर किया सपोज ये वाला पॉइंट। है बात समझ में? जब आप इनिशियल पोजीशन पे थे तब आप यहां पे लाइक कर रहे थे, जब आप इधर पे आए तब आप लाइक किए यहां पे। पता ही समझ में? इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं सपोज x, और थोड़ा सा कोई चेंज हुआ होगा जिसे मैं बोल दे रहा हूं x प्लस डेल्टा x। तो ये जो पूरा गैप हो गया बउआ, ये क्या हो गया,
बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये गैप है डेल्टा एक्स। जो आपने एनालिसिस किया है एक्स एक्सिस पे, सेम एनालिसिस तो आप वाई एक्सिस पे भी कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में ये वाला जो पॉइंट आपको देगा वो क्या देगा, x के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे f ऑफ x। तो इसको हम नाम दे रहे हैं सपोज f ऑफ x। इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिली है, इसको हम नाम दे रहे हैं सपोज, सीधा बनाते हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x। कोई फर्क पड़ा क्या? पड़ा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आप कैलकुलेट कर रहे हो फंक्शन की वैल्यू, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मिल रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रही है। गैप है आपका डेल्टा एक्स का, तो इधर का गैप कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, दिस माइनस दिस। आया बात समझ में? एक चीज और, आपका इनिशियल पॉइंट था ये, फाइनल पॉइंट था ये, तो हम इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करके दिखा दे रहे हैं। अब आप समझ चुके हो कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हमको पता होता है कि जब भी कुछ कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं? स्लोप। स्लोप से ही हमें पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज कितना है। स्लोप से ही हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, या इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो डेरिवेटिव और कुछ नहीं, फंक्शन का स्लोप है। तो अगर आपका फंक्शन प्लॉट किया गया है वर्टिकल पे y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पे x एक्सिस, तब इस केस में जो स्लोप आप डिफाइन करोगे वो लिखोगे dy बाय dx। अब क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए आप बोल सकते हो सर ये और कुछ नहीं, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। और इसी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जब डी डी एक्स फाइंड करते हो तब इसको शॉर्ट में हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं। इतना हम लोग सीखे हैं। हम ये भी सीखे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है प्रभु, देखिए, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका ये मतलब होता है मैथमेटिकली कितना चेंज हुआ है y वाले एक्सिस में विथ रेस्पेक्ट टू x वाले एक्सिस में। तो y वाले एक्सिस में कितना चेंज हुआ बताओ तो जरा सा। बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, सम डेल्टा f चेंज हुआ होगा y एक्सिस में। ये वाला जो गैप है इसको मैं बोल दे रहा हूं सपोज डेल्टा f। हॉरिजॉन्टल में जो क्या चेंज हुआ है उसको हम बोल दे रहे हैं डेल्टा एफ, और ये है आपका डेल्टा एक्स। तो इसको लिख दिया मैंने डेल्टा एक्स। जब ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होता है, जीरो नहीं, क्या बोला? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, मतलब जीरो छोटा 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 होता जा रहा है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। एकदम महीन, एकदम क्लोज अगर वो होता चला जा रहा है, तब उसको कैसे शो करते हैं? मैथ्स में उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिमिट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं? लिमिट लगा देते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो टेंड टू चला जाता है जीरो पे। जब भी आप इस तरह का कुछ लिखते हो उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। किसका? जिसका भी चेंज आप फाइंड कर रहे हो। समझ में आ रहा है बात? अच्छी बात है। तो ये बात थी आपके डेरिवेटिव की। तो ये डेरिवेटिव मैंने फाइंड डायरेक्टली कर लिया आसानी से, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल का है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है। तो जब भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड करते हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सीखे हम लोग ओडी के कोर्स में। ओडी क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर एक
डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है, वैसे उसको हम लोग ओडी बोलते हैं, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं रियल वर्ल्ड में। यहाँ पे इसको थोड़ा फिजिकली समझने की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं, ये आपका वन डायमेंशनल टाइप का कुछ है ना, मतलब वन डायमेंशनल मतलब आपने एक्स में चेंज किया वाई, हालांकि यहाँ आपने प्लॉट किया है वाले टू डायमेंशन में, लेकिन पैरामीटर्स कितने हैं यहाँ पे वेरिएशन के, एक। आप एक्स चेंज कर रहे हो, उसके कारण से वाई चेंज हो रहा है। आया समझ में? थोड़ा सा और इसको डीप में जाते हैं। दो अलग अलग केस आपको दिखा दे रहे हैं। पहला केस, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मुझे चेंज फाइंड करना है अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। और दूसरा केस मान लेते हैं कोई एक डब्बा है, इसमें मुझे कोई चेंज फाइंड करना है। ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। तो जब भी आपका चेंज किसी एक डायमेंशन के रेस्पेक्ट में अलोंग द लाइन या फिर एक डायमेंशन के रेस्पेक्ट में निकले, तब वहां पे कॉन्सेप्ट लगता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे उससे आपको इक्वेशन मिलेगा, जिससे वेरिएशन का आपको फंक्शन पता चल जाएगा। जब भी आपका एक कोई डोमेन होता है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल ऐसा, तब उस केस में जो कॉन्सेप्ट लगता है उसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हजम हुआ? नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा और सुनिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोन है मेरे पास, ये फोन ठीक है, ओप्पो का फोन है, तो चिल्लाना मत, बॉयकॉट बॉयकॉट ओप्पो, बॉयकॉट ओप्पो, आई कांट डू दैट, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत आपका स्टडी मटेरियल्स भरा पड़ा है। इसे मैं चूर दिया तो हो जाएगा सत्यानाश, तो थोड़ा सा दिमाग से काम ले। तो ये रहा आपका फ़ोन, मतलब मेरा फ़ोन। कैसा है ये फिगर? आपको एक रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है। अब मुझे अगर इस फ़ोन की एनालिसिस करनी है, मान लीजिए मैंने इसे चार्ज लगाया और मुझे एनालिसिस करनी है कि अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी हीट जनरेट हो रही है, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी हीट जनरेट हो रही है, इधर इधर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। वहाँ का एनालिसिस फाइंड करने के लिए दोनों में से जो मुझे सूटेबल और रेलेवेंट लगेगा वो लगेगा ये। क्यों? इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, इसको सॉल्व करने के लिए जो कंडीशंस होती है वो होती है इनिशियल कंडीशंस। यहाँ पे आप सिर्फ एक बार एक इनिशियल कंडीशन दे देते हो कि आपका कहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो ठीक है, चलो मैंने एक शुरुआत दे दिया, चलो यहाँ से स्टार्ट है, इनिशियल कंडीशन आपने दे दिया, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अब आपका जैसा भी फंक्शन हो वो डिफाइंड होकर के सॉल्यूशन वगैरह बनता है। मैं ये अब बस एक अप्रोच दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें डीप में जाने का जरूरत नहीं है, बस आपको अंतर दोनों में पता होना चाहिए। आप रिसर्च में नहीं हो, आप साइंटिस्ट नहीं हो, आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। इसीलिए जितना जैसे होता है ना कि ये सब चीज़ बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में अगर कोई पूछे चेयरमैन या फिर इंटरव्यू बोर्ड, तो आप ये बेसिक चीज़ आप बता सको, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं, हम उतना डीप में जाएंगे भी नहीं, वो सब मेरा काम है, हम लोग करेंगे, आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन ये सब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये सारे नॉलेज आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेकर के आप जनरल स्टडीज के साथ साथ आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके साथ आप यूपीएससी में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली अगर आपका इंटरव्यूअर बोर्ड मतलब वो भी अगर मैथमेटिशियन निकला, या फिर होता ना कि साइंस वाले बैकग्राउंड या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से अगर निकल गए वो लोग, तब डेफिनेटली क्वेश्चंस पुट अप होंगे। और क्योंकि मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने, उसका आपको अप्रोच भी डेवलप करना आना चाहिए। उसको आप कैसे रिलेट कर पाते हो रियल वर्ल्ड से, उसको अपने आंसर राइटिंग में कैसे लिख पाते हो, अपने इंटरव्यू में कैसे मैथ्स को यूज कर पाते हो, वो सारे स्किल्स हैं।
तो ये सब आपको काम लगेंगे, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इन अ नटशेल आप बोल सकते हो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इनिशियल कंडीशंस की जरूरत होती है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो कंडीशंस की जरूरत होती है वो होती है बाउंड्री कंडीशंस। तो जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग अभी ऑब्वियसली एंटर कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर है, तो जब हम लोग और थोड़ा स्टडी करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे, तब देखिएगा कि बाउंड्री कंडीशंस उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज हैं। इनिशियल कंडीशंस में आपको इनिशियलाइज करने का चीज दिया रहता है कि आप यहां से पता कर लेते हो, इसके बाद स्टेप फाइंड करते हो, ठीक है। चलो इसके यहां हमको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, अब यहां से अब पता करना है कि आप किधर जाएं, ठीक है। चलो इधर, फिर यहां से जो कुछ पॉइंट निकला है इससे आप फिर पता करते हो, अच्छा किधर जाना है, अच्छा इधर जाना है, फिर किधर जाना है, अच्छा इधर जाना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में इस तरह से चीजें कैलकुलेट होते रहती हैं। आए समझ में? और यहां पे आपको बाउंड्री कंडीशंस दिया रहता है, यहां पे कहां से शुरुआत करना है, इधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, नहीं पता आपको, एकदम नहीं पता। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ये आपका जनरली मतलब जो थ्योरेटिकल एनालिसिस वगैरह है, सिंपल प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो अगर आप बोल सकते हो इस तरह से कंपैरेटिवली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होता है ना बहुत आसान होता है। दीज आर वेरी वेरी इजी, क्योंकि आप सॉल्व किए होगे, प्रॉब्लम्स बना रहे होगे, तो आपको लग रहा होगा कि आसान है। हालांकि इसका भी प्रॉब्लम्स आसान होता है, बट जनरल नहीं होता। जैसा यहां पे हम लोग को जनरल सॉल्यूशन मिलता था, यहां पे क्या मिलता था हम लोग को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जनरल सॉल्यूशंस मिल जाते थे, कुछ कांस्टेंट्स आता था तो सी की वैल्यू हम चेंज करके इस तरह से कुछ जनरल सॉल्यूशंस मिल जाता था कि मतलब सब के लिए वो वैलिड है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसा नहीं होता, बहुत हार्ड होता है इसको सॉल्व करना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन कोई अगर बंदा या बंदी बोले कि आई एम एक्सपर्ट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो समझ जाना वो फेक रहा है। ऐसा नहीं होता। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस स्पेसिफाइड होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जनरल सेंस में इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन रहता है हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन। समझ में आ रही बात? तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस दिए रहते हैं, उस पर्टिकुलर केस के लिए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जनरल सेंस में इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हार्ड है, डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली दिस। अब इसका ये मतलब नहीं कि सॉल्व करने में डिफिकल्ट होगा तो हम छोड़ ही देंगे, ना ना ना, सॉल्यूशन आसान है, कर लेंगे, लेकिन हम जो अप्रोच आपको डेवलप करके बता दे रहे हैं रियल वर्ल्ड का बता दे रहे हैं। रियल सेंस में इसको काफी इजीली आप लगा सकते हो, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें आप बहुत सारे मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स भी है, एनालिटिकल मेथड्स भी है, इसमें भी न्यूमेरिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड्स हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, ये सब कहाँ यूज होता है? ये सब आपके गांव, क्षेत्र, देहात, मोहल्ले, ऑब्वियसली वहां तो यूज नहीं होगा। ये साइंस और रिसर्च में यूज होता है। जितने भी सारे कोर्सेस आप पढ़ रहे हो, 13 के 13 कोर्सेस साइंटिफिक लोगों के लिए ही है। यही होता है। आपको क्यों दिया गया? आपको इसलिए दिया गया ताकि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका डेवलप हो, या फिर फिल्टर हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है ना कि सब कैसे बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे सब, क्या नहीं बनेंगे ना। सब प्रोफेसर बन जाते हैं क्या? नहीं बनते हैं ना, फिल्टर करना लगता है। बहुत सारी भीड़ से आपको फिल्टर छन करके निकल करके ऊपर पहुंचते हैं लोग, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज मैंने बता दिया इसको कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनिशियल कंडीशंस होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में बाउंड्री कंडीशंस होता है। यहां पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जनरलाइज सॉल्यूशन हमको इधर मिलता है, जनरल सॉल्यूशन इधर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो आप बात कर रहे हो, क्या ये हमेशा डब्बा के लिए बनेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं, ये कोई भी डोमेन के लिए बन सकता है। ऐसा भी कोई रैंडम डोमेन, कोई सर्कल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो जिनका थोड़ा सा होगा ना कि उद्देश्य, जो अपने नाम के साथ साथ डॉक्टर भी लगाना चाहते हो, डॉक्टर समथिंग IAS,
होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। वो आईएएस तो सबको जनरली लगा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर लगाने में लोगों की फट जाती है। तो डॉक्टर के साथ जो आईएएस लगाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा ऑब्वियसली डॉक्टरेट करोगे तो ये सब इतना दूर तक पहुंचोगे। हमारी भारत इतना दूर जाती नहीं, हायर एजुकेशन को पता नहीं क्या ट्रीट करती है, क्या ट्रीट करते हैं, नौकरी ले बाए हम नौकरी ले बाए, तो बस वही करते हैं। एनीवेज आइए इधर। तो इस केस में मैं थोड़ा नोटेशंस और रिप्रेजेंटेशंस की बात कर देता हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो नोटेशंस होता है वो हम लोग क्या यूज करते हैं, वो इस तरह का डी यूज करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नोटेशन यूज किया जाता है वो ये किया जाता है। क्लियर है? इसका नाम तो आप जानते हो, डी डी आप पढ़ सकते हो। इसका बहुत सारा नाम है और बहुत फनी फनी इंटरेस्टिंग नाम है। कोई इसको डेल बोलते हैं, कोई इसको डाबा बोलते हैं, डब्बा, कोई इसको डो बोलते हैं, दो नहीं डो। कौन सा डो? ये वाला डो। कोई इसको करली बोलते हैं। अरे जो मर्जी बोलना हो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सिंबल पता होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, जो मर्जी बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या कोई मारेगा क्या? कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन जिस्ट पे। नोट, ये इसको स्नैपशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल वर्ल्ड, थ्योरेटिकल, वहां पे बहुत कम पैरामीटर्स में आपका काम चल जाता है। फंक्शन जो होता है बहुत ही कम पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जिससे वो फंक्शन पे मतलब उसका काम चल जाता है। लेकिन जब भी आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करते हो, वहां पे मल्टीपल पैरामीटर्स को आपको कंसिडर करना पड़ता है। समझ में आया? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर किसी एक पैरामीटर पे तो डिपेंड करेगा नहीं, वो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाइट, प्रेशर, फलाना ढिमका सब पे डिपेंड कर सकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स हुए ना, तो जब भी आपका एक वेरिएबल मल्टीपल पैरामीटर्स पे डिपेंड करे तो समझ जाइए कि वहां पे एनालिसिस करने के लिए आपको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहने का यह मतलब है, पार्शियल का मतलब होता है कि मतलब कोई बहुत सारों में से कुछ उठा लिया, सब नहीं, टोटल नहीं, कुछ उठा लिया। तो एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर चुन लेंगे, बाकी सारे पैरामीटर्स को हम मानेंगे ठीक है बाकी सारे पैरामीटर्स बदल नहीं रहे, सिर्फ मेरा हाइट बदल रहा है। तो अच्छा बताइए कि क्या टेम्परेचर जो है वो हाइट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, प्रोवाइडेड योर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, योर लैटिट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, योर लॉन्गिट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, योर फलाना रिमेन्स कांस्टेंट, योर ढिमका रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको कांस्टेंट कर दीजिए, केवल एक। तो उसके रेस्पेक्ट में आपको चेंज निकालना है, तो वहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा वो लगेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसी तरह से मान लीजिए करंट है, करंट है डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, फिर कैपेसिटेंस पे, रेजिस्टेंस पे, इंडक्टेंस पे। अगर मुझे पता करना हो कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू ईएमएफ, तब हम क्या करेंगे, ये सब को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे करंट का रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तब उस केस में हम ईएमएफ सी और एल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब आपका सवाल उठता होगा, सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम करंट का रेट ऑफ चेंज निकालें लेकिन ये सब को भी हम वैरी इधर उधर करके देखें? द आंसर इज हाँ, हो सकता है, बट इट विल मेक योर एनालिसिस वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन हम लोग उतना दूर नहीं जाने वाले। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे ही स्टिक करने वाले। अब देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं कोई एक z वेरिएबल है और ये दो और वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ xy। देखिए, अब ये फंक्शन को लिखने का दो अलग अलग नायाब तरीका हो सकता है।
पहला हो सकता है कि मान लीजिए, ठीक है, z इज सम फंक्शन ऑफ x, y। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि z एक फंक्शन है, मतलब z एक फंक्शन है किसका, x और y का। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस केस में ये बन गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आपको मान लीजिए f नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू z ऑफ एक्स वाई। तो दोनों ही तरीके सही हैं किसी भी फंक्शन को जनरल सेंस में दिखाने के। बात आ गई समझ में। अब देखो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, z इज इक्वल टू z ऑफ एक्स वाई। यहां पे एक्स वाई क्या है, फ्री और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है और z क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सुनिए, 3 एग्जांपल्स लिए यहां पे। अब आपको कुछ लग रहा होगा कि ये क्या है। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो हमेशा डोमेन, कोडोमेन वगैरह सब रहता है। बिना डोमेन और कोडोमेन के कैसे मैपिंग करोगे या फंक्शन को करोगे, है ना। तो यहां पे रहा आपका डोमेन, ये रहा आपका कोडोमेन। तो डोमेन क्या मिल रहा है आपको, डोमेन में आपने बोला कि 2 डायमेंशनल डोमेन है, मतलब इनपुट आप 2 यूनिट्स दोगे, मतलब 2 चीज आप इनपुट में दोगे। तो वही चीज है, देखो यहाँ पे 2 चीज आप इनपुट में डाल रहे हो, x और y 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, 2 इनपुट में डाल रहे हो, लेकिन जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको तो एक ही वैल्यू मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे 1 डायमेंशनल है। कौन सा स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है यूक्लिडियन स्पेस। पढ़ते हैं ना यूक्लिडियन, लीनियर अलजेब्रा में कितनी बार सीखे हैं इसको। तो यहाँ पे रहा आपका डोमेन, ये रहा कोडोमेन। तो इस फंक्शन की मैपिंग कर दी गई है कहां से कहां, यहां से यहां। तो इसका मतलब होता है ये इनपुट, ये रहता है आपको आउटपुट, जानते हो। और इमेज और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सीखे हम लोग। उसी तरह से ये वाला फंक्शन है आपका एक्स वाई। तो इधर आप 2 इनपुट दोगे, आपको आउटपुट में तो 1 मिलेगा। 2 इनपुट दोगे, आउटपुट में तो 1 मिलेगा। 2 इनपुट दोगे, आउटपुट में तो 1 वैल्यू मिलेगी। इसीलिए ये सारी चीजें। तो यहां पे आपको दिख के लग रहा है कि z जो है वो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो आपका एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उसकी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये सब करते जाओ, ठीक है, मतलब मैं किधर जाऊं, आप नोट करिए इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप ये वाला चीज स्नैपशॉट ले लो इसको। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स यहां तक ले लिया। अब आ जाओ इस पे, इसका स्नैपशॉट ले लो, एग्जाम्पल का स्नैपशॉट लो, और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इसका भी स्नैपशॉट ले लो, ठीक है, फास्ट होकर के कर लेना। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो डेरिवेटिव की जब भी बात करेंगे तो किसका, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन हैविंग सिंगल वेरिएबल, डेरिवेटिव हम एक फंक्शन का निकाल सकते हैं जिसका सिंगल वेरिएबल हो या जिसके पास सिंगल वेरिएबल हो। डेरिवेटिव हम लोग फंक्शन उस फंक्शन का भी निकाल सकते हैं जिसके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो, और मल्टीपल को ही सेवरल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन रहेगा वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा ODE, और जब भी सेवरल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे आएगा कॉन्सेप्ट PDE। तो यहां पे देख के लग रहा है आपको ये रहा आपका f ऑफ x, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन। यहां पे आपका f ऑफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल का फंक्शन। यहां मैंने 2 वेरिएबल लिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, 2 से अधिक हो सकते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया कि ये डेरिवेटिव क्या होता है। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये होना जरूरी है, इसी चीज को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। क्लियर है। मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करते जाइए, नोट्स छापते जाइए, ठीक। रेशियो ऑफ चेंज इन एफ बाय चेंज इन एक्स, क्या होता है डेरिवेटिव, इट इज नथिंग बट द रेशियो इन चेंज इन एफ बाय चेंज इन एक्स, जहां पे चेंज इन एक्स इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, और डेरिवेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब डिस्कस किए हैं। अब यहां पे देखो, कोई फंक्शन है आपका 2 वेरिएबल्स, एक्स का भी एक्स है, वाई है। तो यहां पे 2 केसेस हो सकते हैं। इसमें वेरिएशन हम x के रेस्पेक्ट में भी करा सकते हैं, इसमें वेरिएशन हम y के रेस्पेक्ट में भी करा सकते हैं। तो जब भी आप x के रेस्पेक्ट में कराओगे तब उसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका नोटेशन कैसे लिखते हैं, डाबा या फिर डो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही होता है डेरिवेटिव ही ले रहे हो प्रोवाइडेड y कांस्टेंट है।
इस केस में डेरिवेटिव ही ले रहे हो y के रिस्पेक्ट में, प्रोवाइडेड x इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दोनों में ही आप डेरिवेटिव ही फाइंड कर रहे हो। डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज। अब देखिए, लेट z इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई, तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि p इज इक्वल टू डो जेड डो एक्स। ठीक है, एक बार अगर ये फंक्शन z है तो इसका आप x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेते हो ना, तो इसको मैथ्स में स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस p को कंसिडर, वो वाला मत कंसिडर, OD का कॉन्सेप्ट अलग था, वहां पे हम लोग dy बाई डी एक्स को p लेते थे। dy बाई डी एक्स को स्मॉल p कंसिडर किया जाता था। कहाँ? ये कंसिडर किया जाता था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए ही, उसको रिजर्व करके छोड़ दो। यहां पे स्मॉल p का मतलब होता है कोई फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना। पार्शियली डेरिवेटिव करने का क्या मतलब है? वही आप फाइनली डेरिवेटिव करिए जिसमें जो वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, प्रोवाइडेड बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है स्मॉल p मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि ये वाला फंक्शन z वेरिएबल है, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो, तब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम zx लिखते हैं। ठीक है, ये सब नोटेशंस याद रखो। फिर स्मॉल q का मतलब होता है डो z डो y, मतलब आपको पता है डेरिवेटिव व्हेन x इज कांस्टेंट, और या फिर zy। r का मतलब होता है डो टू z बाय डो x टू डबल डेरिवेटिव पार्शियल, तो इसका मतलब डो x करके किसका, डो z डो x का फिर से डो x करना है, तो इसको हम लिखते हैं z फिर s आप जानते हो, डो टू z बाय डो x डो y ऑफ डो z डो y। यहाँ पे पहले क्या आया है? पहले x आया है, फिर क्या आया है? पहले फिर y आया है। आया बात समझ में? उसी तरह से s को आप पलट के भी इस तरह से लिख सकते हो। आपके मन में सवाल होगा, सर दोनों तो एक ही चीज़ है ना, एक साथ लिख दोनों, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे दोनों एक चीज़ नहीं है। हर जगह ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो दोनों सेम हो, वैसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम बताएंगे कब सेम होता है कब सेम नहीं होता, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। z एक्स वाई का मतलब होता है सबसे पहले आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिए पार्शियल, फिर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिए, और यहाँ पे yx लिखा हो तो इसलिए yx हम कर दिए। ठीक है ना, सिंपल है। x बाद में है तो इसलिए x बाद में। ओके, t आपको पता है कि डो टू z बाई डो वाई टू डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना सब कोई जानता है, अरे जानते हो ना, चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला बोला है z एक फंक्शन है x और y का, x प्लस वाई, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कितने निकलेंगे? जितने वेरिएबल्स उतने डेरिवेटिव्स। दो वेरिएबल दो डेरिवेटिव निकलेगा, एक x के रेस्पेक्ट में निकलेगा, एक y के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो हम निकालते हैं। पहला का देखो, डो z बाई डो एक्स निकालो, तो अगर इसमें डो z बाई डो एक्स निकालेंगे तो y को कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 मतलब 1। ठीक है, अब देखो डो z डो y, अब इस वाले फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में निकालो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 मतलब 1। अब यहाँ से तुमको निकालना है तो डबल डेरिवेटिव निकालो, डो z डो x डो जो करना है कर लो, निकाल ही सकते हो। सेकेंड में देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो तो डो z डो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो y कांस्टेंट है, तो y को तो कांस्टेंट है, इसको अलग ही रिजर्व करके छोड़ दो। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या बन गया? 2xy हो गया। सिंपल। अब इसी का डेरिवेटिव आपको y के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो लिखोगे डो z डो y, यहाँ पे x कांस्टेंट आएगा, y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये और कुछ नहीं आपका x स्क्वायर होता है। ये सब हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर देते हैं, इसमें मजा आएगा आपको। क्या? इसको आप फाइंड करिए डो z बाई डो x, एक बार डो z बाई डो x फाइंड करो, क्या मिलेगा? ये बोलोगे सर ये और कुछ नहीं है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना सर, तो y को कांस्टेंट लेना होगा, तो यहाँ पे y आ जाएगा। उसी तरह से डो z डो y, सर यहाँ पे x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो यहाँ पे तो x आ जाएगा। अच्छी बात है। एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से हम फाइंड करते हैं डो z डो x डो y, डो टू z डो x डो y। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप x का डेरिवेटिव, मतलब
डो जेड डो वाई, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो डो जेड डो वाई क्या है, x है, अंदर में x आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया, ठीक। अब देखो इसको आप लिख सकते हो डो टू जेड बाई डो वाई डो एक्स, अगर आपको फाइंड करना है तब इस केस में क्या बोलोगे, ये आपका डो वाई है और यहाँ पे डो जेड बाई डो एक्स है। अब अंदर में डो जेड डो एक्स का मतलब y का डेरिवेटिव फाइंड करना है 1, तो ये मिल गया 1। सर इसमें क्या है, हमको तो सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, लेकिन मुन्ने ऐसा जरूरी नहीं है। नोट करके लिखिए, डो टू जेड बाई डो एक्स डो वाई इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू डो टू जेड बाई डो वाई डो एक्स। ऐसा जरूरी नहीं है। These two theorems, these are the two theorems to dictate this. There are two theorems to dictate this. मतलब कब होगा ये दोनों बराबर, वो डिक्टेट कराता है ये दो थ्योरम, हमेशा नहीं होता है। ये दो थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा है तभी बराबर है, वरना नहीं है। कौन कौन सा थ्योरम, एक थ्योरम होता है यंग्स थ्योरम, एक होता है स्वार्ट्ज थ्योरम। स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़े थे ना, उसी तरह से एक स्वार्ट्ज थ्योरम है। तो देखो दो थ्योरम को, यंग्स थ्योरम, पहले इसको तुम, हाँ पहले यंग्स थ्योरम छापो, नोट करिए इसको, स्नैपशॉट लीजिए, छापिए। फॉर अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इफ f of x and f of y are both differentiable at a point a comma b of the domain f, then f of xy fxy of a comma b is equal to fyx ab। तो यंग्स थ्योरम बोलता है ये वाला स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट वैलिड है तब ये, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस स्टेटमेंट को रट जाना है बस, ठीक है। और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में सेटिस्फाई होगा, बट जब भी कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ ये दो थ्योरम्स मेंशन कर दीजिएगा। जो एग्जामिनर होगा ना खुश हो जाएगा, वो बोलेगा बच्चा पढ़ा है। स्वार्ट्ज थ्योरम बोलता है फॉर अ फंक्शन f of the several variables if fy exists in a neighborhood of a point a comma b in the domain of f and fyx is continuous at a comma b, then fxy a comma b exists and fxy a comma b equals to fyx a comma b। बात आया समझ में, आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपल था ये। चलिए कुछ और कर लेते हैं। मैंने और प्रिपेयर्ड करके रखा हुआ था वैसे, उसको भी आज ही कवर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो ना बने और कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो गौर से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेफिनेशन सिंपल सा चीज़ है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से नोट करिए ताकि रिवीजन करने में सुविधा होगा। क्या बोल रहा है, ए मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें दो या दो से अधिक आपके अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एन अननोन फंक्शन डिपेंडेंट ऑन दोज वेरिएबल्स। कोई एक अननोन फंक्शन जो ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, और तीसरा पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ रही है बात समझ में, क्या है? देखिए, ए मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स, ये तीनों चीज अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप उसको, उस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, तीनों चीज दिखाते हैं हम। क्या होना चाहिए, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए। तो यहां पे देखो, इस वाले इक्वेशन में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए। चलो आइडेंटिफाई करो, इस वाले इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। यहां पे बोलोगे सर इस केस में ना, हम इधर लिख दे रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है बुआ? बोलोगे सर डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमको बस जेड दिख रहा है, तो हमको तो जेड लिख देंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है, यहां पे आपको x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, और कुछ है क्या? नहीं है। तो x भी है, y भी है, साथ ही साथ पार्शियल डेरिवेटिव है। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव भी है मेरे पास, ये सब है। तो क्या ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं? टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाँ, दो या दो से अधिक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एन अननोन फंक्शन डिपेंडेंट ऑन दोज वेरिएबल्स, हाँ,
z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो सिंपल है। और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शन मतलब पार्शियल डेरिवेटिव किसका, z का। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आ गया समझ में, पहचानना। देखो यहां पे भी आपको दिख रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में आपका z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है और y है। और आप बोल ही सकते हो साथ साथ कि z इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z कोई अननोन फंक्शन है जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, सब कुछ है यहाँ पे। इस केस में भी बोल सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका z है, इंडिपेंडेंट आपका x y है, बस खेल खत्म। इस केस में भी डिपेंडेंट आपका z है और इंडिपेंडेंट आपका x y है। तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हैं। ठीक, अब बात आती है ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम बार कितना बार उसका डेरिवेटिव लिया गया है, उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। डिग्री का मतलब जितना बार हाईएस्ट डेरिवेटिव लिया है उसका पावर कितना है, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स। बस फ्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन है तो दोनों साइड होल नंबर बना दीजिए, ठीक है, वो सब चीज। अब देखो इस दोनों केस में हम ऑर्डर और डिग्री बताते हैं। क्या दिख रहा है यहां पे, देखो ऑर्डर मतलब सबसे मैक्सिमम बार कितना बार डेरिवेटिव लिया गया है, सबसे मैक्सिमम बार कितना बार डेरिवेटिव लिया गया है। बोलोगे सर मैं सबसे ज्यादा बार तो हमको दिख रहा है कि 2, तो जाहिर सी बात है इसका ऑर्डर तो 2 है, नो डाउट। जिसका ऑर्डर देख रहे हो ना उसी का हाईएस्ट पावर देखो। सेकेंड ऑर्डर है ना, तो इधर तो एक ऑर्डर है, इधर एक ऑर्डर है, तो इसको देखने से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे है इसका पावर देखो, पावर का और कुछ नहीं 1 है, तो इसको बोलोगे सर ये, और डिग्री जो है ना इसका 1 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गया 1। इस केस में बोलो सबसे मैक्सिमम बार कितना डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे भी एक बार ही लिया गया है, यहाँ पे भी एक बार लिया गया है, तो दोनों बराबर है, चाहे इसका देखो उसका देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर कितना है, पावर 1 है, तो इसको आप बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर जो है वो है 1 और डिग्री जो है ये भी है आपका 1। ठीक है, तो ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री 1 हो गया। थर्ड वाले इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि ये वाला इक्वेशन में आपका क्या बोल सकते हो, सबसे मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कहां किया गया है। बोलोगे यहां पे सर 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, यहां पे 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो हम इधर लेंगे, तो मतलब इसका ऑर्डर तो हो गया मेरे पास 2, ये ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री कितना हो गया, जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव लिया है ना उसका पावर देखो, पावर कितना है 4, तो इसका बोलोगे सर डिग्री है इसका 4, बस स्केल खत्म। यहां पे देखिए सबसे मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कहां लिया गया है, बोलोगे सर सबसे मैक्सिमम बार डेरिवेटिव यहां पे 2 बार लिया गया है, 2 बार डेरिवेटिव, यहां पे 3 बार डेरिवेटिव, यहां पे 3 बार डेरिवेटिव। ठीक, तो जो 3 बार डेरिवेटिव है इसका हाईएस्ट पावर देखिए, यहां पे तो आपको 3 है दिख रहा है, यहां पे आपको 4 दिख रहा है, दिखा, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, मतलब 3 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो यहां पे तो आप बोल सकते हो ये ऑर्डर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार किया गया है डेरिवेटिव, तो ऑर्डर है इसका 3 और इसका जो डिग्री है ये है आपका 4। क्लियर है, बच्चों वाली चीज थी ऑर्डिनरी क्या था, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो नोटेशंस यूज्ड इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और या फिर इस तरह से, दोनों तरह से लिख सकते हो, चाहे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करिए एफ ऑफ एफ इंटू, या फिर इंटू नहीं है ये, एफ ऑफ एक्स वाई लिखिए या z इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको बताया था, डो जेड डो एक्स मतलब और कुछ नहीं p, इसी को रिप्रेजेंट करने का zx। एक और नोटेशन होता है dz, हालांकि इससे प्लीज आप कंफ्यूज मत करिएगा, डी ऑपरेटर वाला जो चीज था वो अलग था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, d इज इक्वल टू डी डी एक्स लिखते थे, ये डेरिवेटिव होता था, 1/t का मतलब हो जाता था जाकर के इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो था वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है, इसको प्लीज पीडी में मिक्स नहीं करना है, इसका अलग स्टोरी था, इसको अलग रिजर्व रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। कोई टेक्स्ट बुक्स डी ऑपरेटर को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज कर लेते हैं, तो d इज इक्वल टू डो एक्स है और d डैश का मतलब डो वाई है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो आप बोल सकते हो x के रेस्पेक्ट में है तो इसलिए मैंने d लिखा, y के रेस्पेक्ट में इसलिए d डैश लिखा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है तो इसलिए d स्क्वायर कर दिया, फिर x y है तो यहाँ पे d डैश कर दिया, y x है तो d डैश d कर दिया, और t का मतलब है तो d डैश स्क्वायर कर दिया। बात है समझ में? अब यहाँ से चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके काम की लगेंगी। इससे पहले भी काम की थी, लेकिन अब से धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, तो इसलिए आराम से, आस्ते, रिलैक्स, कूल। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, कॉमन सेंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से अधिक। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो, इसका डिग्री कितना है? डिग्री अगर 1 है तो लीनियर है, डिग्री अगर 2 या 2 से अधिक है तो क्या है? नॉन लीनियर। यहां पे ऑर्डर और डिग्री पता करो। ऑर्डर तो बोलोगे सर ऑर्डर 1 है, डिग्री भी तो एक ही है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है इसलिए इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर पीडी बोलेंगे। यहाँ पे ऑर्डर देखो तो ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो 3 है, लेकिन डिग्री कितना है? अरे हाईएस्ट पावर का पावर देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखो, 1 है। तो इस केस में भी डिग्री कितना है? डिग्री 1 हुआ। तो देखने में पावर टावर ऐसा लग रहा है, लेकिन है कौन? लीनियर पीडी। इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको इधर उधर मोह माया में नहीं फंसना है, आपको इधर देखना है। डिग्री 1 है तो लीनियर, जो मर्जी आपको पावर 1000 दे दे, 1000 दे दो, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर कितना है? बोलोगे सर ऑर्डर तो यहाँ पे A1 है। क्यों? क्योंकि एक बार डेरिवेटिव लिया गया है। और इसका डिग्री कितना है? सर डिग्री तो 2 दिख रहा है हमको, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 1 उसका पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितना है? डिग्री हो गया 2, बस खेल खत्म। 1 नहीं है ना, तो नॉन लीनियर हो गया। यहाँ पे ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 3। हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका पावर कितना है? 2, तो इस केस में भी डिग्री कितना हो गया? 2। तो जब भी आपका डिग्री 2 या 2 से अधिक हो तो नॉन लीनियर बोलते हैं। आगे बढ़े। अब आती है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। थोड़ा समझिएगा। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच एवरी टर्म ओनली इंक्लूड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब हर एक टर्म में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर है और साथ ही साथ उसके डेरिवेटिव्स भी हैं, ठीक है, तभी वो आप उसको होमोजीनियस बोलिएगा, वरना होमोजीनियस नहीं बोलेगा। देखते हैं, कंपेयर करते हैं कौन होमोजीनियस है कौन होमोजीनियस नहीं है। x इंटू डो जेड बाई डो एक्स प्लस वाई इंटू डो जेड बाई डो वाई इज इक्वल टू जेड है। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे? क्या रहना चाहिए? आपको बोला कि डिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए या फिर उसका डेरिवेटिव रहना चाहिए हर टर्म में। एक टर्म में हो सकता है कि सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर सिर्फ डेरिवेटिव हो, या फिर दोनों हो, लेकिन कोई मिस नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है, मिस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं, पहला टर्म में तो हमको तो डेरिवेटिव दिख रहा है, नो डाउट, छोड़ वैलिड है। इधर डेरिवेटिव दिख गया हमको, नो डाउट। इधर डेरिवेटिव नहीं है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है, रहना चाहिए। तो यस, इट इज अ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात है समझ में? इस वाले टर्म में देखो, डेरिवेटिव है तो वैलिड है, डेरिवेटिव है वैलिड है। यहां पे डेरिवेटिव नहीं है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इस केस में यहां पे डेरिवेटिव दिख रहा है, वैलिड, डेरिवेटिव दिख रहा है, वैलिड। ना तो डेरिवेटिव है ना तो ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसीलिए ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत आसान है रे। क्या है? या तो डिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए या डेरिवेटिव रहना चाहिए या दोनों रहना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए या फिर ये रहना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है। सवाल उठता है सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना क्या है? 2 स्टेजेस में इसको पढ़ेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आप कैसे फॉर्म करोगे वो सीखेंगे अगले लेक्चर में। इसके अलावा द मेजर चंक ऑफ दिस कोर्सेज, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। आपके सिलेबस में है, वहीं से मैंने छापा है, ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, यही सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी,
तब हम लोग देखेंगे। हाँ, तब तक ये सारी चीज़ें कवर करना है, मतलब इसमें से तो मिस कुछ भी मत करना। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहला बोला सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के टोटल 4 क्लासिफिकेशंस हैं, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, नॉन लीनियर। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्वासी लीनियर बोला है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन सीखेंगे हम लोग अलग अलग तरह, जरूरत पड़ेगा तो चारों सीख लेंगे, वरना इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। दूसरा है कॉचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। फिर कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ पीडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑर्डर, इस तीनों में से तो कोई 100% आएगा, 100% आएगा। ये सब सेट किया हुआ ओपन क्वेश्चन है ये सब। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पार पीडी, सेकेंड ऑर्डर हाइपरबोलिक, सेकेंड ऑर्डर पैराबोलिक, सेकेंड ऑर्डर एलिप्टिक, तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर इक्वेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, फिर हीट इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन। अरे आँख भी बंद करोगे ना ऐसे कि दुनिया खत्म भी हो जाएगी ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ये 3 टॉपिक कभी नहीं हटने वाले। बहुत पॉपुलर है, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन, हमेशा रहता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी दे लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ले लो, हर जगह रहता है ये चीज़, तो इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस 3 में से कोई एक आएगा 100%, इस 3 में से कोई एक आएगा 100%। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपके क्वेश्चंस आउट हैं, जो आपको बोला वही ये डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं कितना आसान बना सकते हैं। कोशिश की मैंने आपको काफ़ी अच्छा ओवरव्यू देने की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगले लेक्चर से हम लोग सॉल्यूशंस पे डायरेक्ट जंप करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कीमती वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। क्योंकि ये सब चीज़ ना पहले आपको माहौल बनाना पड़ता है, समा बांधना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है हर लेक्चर में मैं ही करता हूँ, कोर्स स्टार्टिंग करने से पहले आपका एक फाउंडेशन बिसात तैयार कर दी मैंने। ठीक है, मतलब अब जो युद्ध होने वाला है उसकी पूरी बिसात तैयार कर दी है, आपको फाउंडेशंस पता है कौन सा सैनिक किधर क्या कैसे कैसे रखना है। अब डायरेक्ट तीर मारना है या बंदूक मारो या जो मारना है मारो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।